हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ओके, अभी इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, उससे रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तो होते हैं रिएक्टेंट्स और एक होते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जब केमिकल रिएक्शंस हो जाती है ना, तो मतलब उसके बाद में क्या होता है, हमेशा एक नया सब्सटेंसेस बनता है और जो नया सब्सटेंसेस बनता है उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये मतलब जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर? लेकिन केमिकल इक्वेशंस क्या होती है वो हमारा आज का नया टॉपिक है, उसको हमें देखना है। क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हुई है, ओके, सब्सटेंसेस के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। यदि उस केमिकल रिएक्शंस को यदि हम मतलब क्या करें, मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या हो गए, दो इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी हो गई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हो गई। ओके, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को हम क्या करें, उनके सिंबल को यूज करके जो हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि केमिकल इक्वेशंस के अंदर क्या होते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो होते हैं उनके सिंबल को यूज करते हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सिंबल को यूज करके जो केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद में उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक केमिकल इक्वेशन का क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मिलकर क्या बना रही है, मतलब वाटर बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मतलब हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है और एक नया प्रोडक्ट बना है H2 मतलब वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल यूज किया है H2 और वाटर का सिंबल यूज किया है, सॉरी हाइड्रोजन का सिंबल यूज किया है H2 और ऑक्सीजन का सिंबल यूज किया है H2। ओके, और जो इनसे जो प्रोडक्ट बना है उसको वो वाटर बना है और उसका सिंबल क्या है, H2O। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि ये जो H2 प्लस O2 है इक्वल टू H2O जो है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ओके, ये केमिकल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा है कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मतलब जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके पार्टिसिपेशन के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं उनके सिंबल को यूज करके हमने क्या करा है, केमिकल इक्वेशन को क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है और इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ये पहली चीज। ओके, अब मैं यहाँ पे दो टर्म भी आपको बता देती हूँ कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मतलब जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो जो नया केमिकल सब्सटेंसेस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको दो टर्म यहाँ पे क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस के अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सिंबल को, उनके सिंबल को यूज करके जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब एक बहुत ही, अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते कैसे हैं। बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस एंड केमिकल इक्वेशंस बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, मतलब ऐसा है कि जैसे केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंबल, मतलब जो सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके सिंबल को यूज करके हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। ओके, अगर उनके सिंबल के साथ में यदि हम उनकी फिजिकल स्टेट को अगर मेंटेन, मतलब वो भी लिख देना, तो हम केमिकल इक्वेशंस को क्या बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्लियर? तो जैसे हमें
मतलब जो रिएक्टेंट्स और मतलब जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। ओके, उन जो रिएक्टेंट्स जो हम लिख रहे हैं उसके मतलब जस्ट बाद में हमें क्या लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो मेंटेन कर देनी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई सब्सटेंसेस गैसेस स्टेट के अंदर होगा तो उसको लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंबल G यूज करेंगे। यदि कोई मतलब सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट के अंदर होगा तो उसको आप लिखेंगे L से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यदि कोई सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट के अंदर होगा तो आप लिखेंगे सिंबल S का यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई मतलब सब्सटेंसेस यदि सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको डाल रहे हैं तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, AQ से उसको क्या करेंगे, आप उसको लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जब आप लिखते हैं ना तो उसके अंदर अगर आप क्या कर सकते हो, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट को भी आपको लिखना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगी वो काफी क्या हो जाती है, वो केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो आप क्या करना चाहिए, आपको जो सब्सटेंसेस की जो है फिजिकल स्टेट को क्या करना है, आपको उसके जस्ट पीछे ब्रैकेट के अंदर क्या कर देना है, मतलब मेंशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशंस बताई गई है जिसमें इस केमिकल इक्वेशंस के अंदर ये बताया गया है कि जो जिंक जो होती है, जिंक मेटल के ऊपर जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्लियर, तो हमेशा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। तो ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। ओके, आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर इनकी जो फिजिकल स्टेट जो है वो आप मेंशन ना करते तो भी चलता, लेकिन अगर आप इसको मेंशन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस केमिकल इक्वेशन को क्या बना सकते हो, बहुत इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। क्लियर? जैसे जो जिंक मेटल होती है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगी, आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है तो उसके लिए आपको AQ लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से जो जिंक सल्फेट मिलता है वो भी क्या मिलता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है तो उसके लिए आपको AQ लिखना पड़ता है। और जो हाइड्रोजन गैस जो होती है इसके अंदर ये होता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बबल्स की फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है, तो गैस के लिए आपको क्या लिख देना है, G लिख देना है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को आपको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करना होता है कि जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके जस्ट पीछे उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो मेंशन करनी पड़ती है। ओके, फिजिकल स्टेट का मतलब कि वो सब्सटेंसेस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये आप अगर लिख देंगे तो केमिकल इक्वेशंस क्या बन जाएगी, मोर इंफॉर्मेटिव जो है वो बन जाएगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसको हमें कैसे लिखना होता है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल है A प्लस बी, मतलब A प्लस बी मतलब दो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब दो केमिकल सब्सटेंसेस है जो मिलकर क्या बना रहे हैं, दो नए सब्सटेंसेस बना रहे हैं C एंड D। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दिस इक्वेशंस A एंड B आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड C एंड D आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, एरो शो द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड कंडीशंस इफ एनी इज रिटर्न जनरली अबाउट द एरो। ओके, तो इस मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि मतलब रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। पहली चीज, ओके, जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसको आप क्या करेंगे, मतलब जो एरो जो होता है, ओके, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपको क्या लगाना है, एरो लगाना है। क्लियर? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये वाला एरो जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे मेरा एरो है, मतलब वो आपको एरो लगाना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसको हमेशा एरो के किधर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जो प्रोडक्ट जो होते हैं उनको राइट हैंड साइड के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे A और B जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, इनको मैंने क्या लिखा है, एरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। क्लियर? इसी तरीके से जो प्रोडक्ट बने हैं उसको हमेशा एरो के राइट हैंड साइड के अंदर लिखना है। ओके, दोनों चीज क्लियर हो गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगा देना है, ये बात दूसरी चीज, मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। और अगर कोई कंडीशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई रिएक्शंस जो होती है, जैसे सपोज मैंने क्या किया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई है, मैग्नीशियम को एयर के अंदर बर्न किया है, तो मुझे उसको हीट देना जो है वो कंपलसरी है। तो यहाँ हीट क्या हो गया है, कंडीशन हो गई है। ओके, तो ये जो हीट वर्ड जो आएगा ना वो इस एरो के ऊपर आपको लिखना है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो MgO2 बनेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि कंडीशन का मतलब होता है कि कोई कंडीशन के अंदर आपको हीट करना पड़ता है, कोई कंडीशन जो होती है वो सनलाइट के अंदर मतलब होती है, कोई कंडीशन के अंदर कोई कैटलिस्ट आपको डालना पड़ता है। तो ये सारी जितनी भी कंडीशंस जो होती है उसको आपको कहाँ लिखना पड़ता है, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये बीच में
उसके ऊपर आपको मेंशन करना पड़ता है। तो ये केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका है जो जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। ओके, इसके अंदर एक बार हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन के लिए हमेशा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपको एरो लगाना है, और जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं, और जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा एरो के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और अगर कोई कंडीशन है जैसे हीट है, सनलाइट है, कैटेलिस्ट है कोई भी, वो आपको इस एरो के ऊपर क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम कोई भी एक केमिकल इक्वेशंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है कि जो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स वाटर, दिस रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, वाटर बनाती है। इसको आपको किसके फॉर्म में लिखना है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन में आपको जैसे पता है कि वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन सेकंड सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल इक्वेशंस। फॉर कन्वीनियंस सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशंस। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको कोई भी केमिकल इक्वेशंस लिखनी है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो मतलब जो रिएक्टेंट्स केमिकल इक्वेशंस के अंदर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको वर्ड में लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, ये आपने क्या लिखा है, वर्ड के अंदर लिखा है। केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले आपको वर्ड के अंदर लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसके अंदर आपको सिंबल यूज करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और क्या बना है, H2O बना है, तो एरो लगा के आप क्या लिख देंगे, H2O लिख देंगे। ओके, तो मतलब केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो होते हैं उनको पहले आप वर्ड में लिख दो और उसके बाद आप उसको क्या करो, सिंबल यूज कर दो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपको क्या लगा देना है, एरो का साइन लगा देना है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आपने केमिकल इक्वेशंस लिखने का तरीका देख लिया। अब आप देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो मतलब हम बोल रहे हैं दो तरह की होती है, तो हमें ये देखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम अच्छे से अब समझ लेते हैं। अब सबसे पहली हमारी है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैज नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब जो इक्वेशन के दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं, मतलब हर एलिमेंट का जो एटम नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इसमें हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देख लीजिए, जिंक प्लस H2SO4, मतलब जिंक की जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, जिंक को हम लिखते हैं Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट जो होता है उसको आप लिखते हैं ZnSO4 और हाइड्रोजन जो होती है वो गैस होती है इसलिए इसको आप लिखते हैं H2। ओके, तो आपको हमेशा दो मेन तो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, सब सिंबल आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हैं। ओके, सल्फेट जो होता है उसको हमेशा SO4 से लिखते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको H2 से लिखते हैं। ओके, ये सिंबल आपको मतलब बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं क्योंकि ये सिंबल जो होते हैं वो अब आपको मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर्स जो है उसके अंदर भी आपको यूज में आएंगे। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस जो है उसको हम बैलेंस्ड इक्वेशंस क्यों कहते हैं। आप देखेंगे कि इन दिस इक्वेशंस नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, मतलब इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन इसलिए कहते हैं। तो आप देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर ये मतलब केमिकल रिएक्शन, ओके, केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो साइड होता है रिएक्टेंट का होता है, ओके, और ये जो साइड होती है वो प्रोडक्ट का होता है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसके अंदर एटम्स का नंबर, हर एलिमेंट के अंदर एटम का नंबर, और जो RHS जो होता है राइट हैंड साइड के अंदर हर एलिमेंट का जो एटम का जो नंबर होता है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे जिंक क्या है, एलिमेंट है, जिंक के कितने एटम मतलब है यहाँ पे एक एटम है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जिंक का कितना एटम है, एक है, राइट हैंड साइड के अंदर जिंक का कितना एटम है, 1 है। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रो मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है,
राइट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, कितने एटम है, 2 एटम है। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे सल्फेट जो है SO4 जो है वो कितना है, 1 है, और इधर भी SO4 कितना है, 1 है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो सल्फर है वो कितना है, 1, इधर भी 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर भी कितना है, 4 है। तो आपको ये जो SO4 जो है वो पूरा एक आयन के रूप में आपको कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी SO4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी SO4 का नंबर कितना है, 1, और जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर भी SO4 का जो नंबर है वो एक मतलब 1 है। ओके, यदि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एटम का नंबर हर मतलब ओके हाँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हर एलिमेंट के जो एटम का नंबर राइट हैंड साइड के एलिमेंट के अंदर एटम का जो नंबर अगर सेम हो तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हमें ये देखना है कि राइटिंग द कंडीशन इन विच केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस। ओके, हमें पता है कि यदि कोई केमिकल इक्वेशन के अंदर यदि कोई कंडीशन दी गई होगी तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन उसको लिखने का भी क्या होता है, कुछ तरीका होता है। तो उसको हम देखते हैं इसके अंदर। जो हमारा टॉपिक है राइटिंग द कंडीशन इन विच केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस। ओके, यदि कोई केमिकल इक्वेशन के अंदर कंडीशन दी गई है तो उसको आपको कैसे लिखना है वो इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। द कंडीशन इज जनरली रिटन अबाउ और बिलो द एरो ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। मतलब यदि कोई भी मतलब आपको कि क्या मतलब कोई कंडीशन दी गई है, जैसे मतलब इतने प्रेशर पे मतलब ये केमिकल रिएक्शन होती है, क्लियर, या इतने टेम्परेचर पे होती है, तो आपको ये जो एरो जो होता है ना, या तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं या फिर इसके नीचे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेथाइल अल्कोहल जो होती है वो बनाती है। ओके, लेकिन इसकी इस रिएक्शन को मतलब करने के लिए मतलब एक कंडीशन होती है कि मतलब ये इतना प्रेशर होगा ना कि 340 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होगा उसी के ऊपर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल जो होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस केमिकल इक्वेशन को आप कैसे पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो 340 एटमॉस्फेयर के ऊपर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मिथाइल अल्कोहल जो होते हैं वो उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे 340 एटमॉस्फेयर क्या है, कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन होगी तभी ये केमिकल इक्वेशंस जो होगी वो कंप्लीट होती है। यदि कोई केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर होती हो तो उसको भी आप क्या करेंगे, या तो आप उसको एरो के ऊपर लिख सकते हैं या फिर एरो के नीचे आप क्या कर सकते हैं, उसको लिखेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज नाइदर अ रिएक्टेंट नॉर अ प्रोडक्ट बट द रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन इट्स प्रेजेंस और द रिएक्शन स्पीड अप इन इट्स प्रेजेंस। ओके, तो मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, वो मतलब केमिकल सब्सटेंसेस तो हैं लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उनकी सिर्फ रिएक्शन के अंदर प्रेजेंस होती है और वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, यदि कोई रिएक्शन सपोज मतलब जैसे सपोज ये CO2 और H2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है मिलकर क्या बनाती है, मिथाइल अल्कोहल बनाती है। यदि यही मतलब केमिकल रिएक्शन जो होती है अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर मतलब एब्सेंस में हो तो मतलब इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन यदि हमने यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में हमने क्या ले लिया है, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर की प्रेजेंस के अंदर यदि हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्शन का स्पीड जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कौन है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे कैटलिस्ट है। ओके, और ये जो रिएक्शन हमें पता है कि मतलब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मतलब इतना मतलब प्रेशर होना चाहिए, इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई, एक तो प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए और कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर आप इसको रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो ये जो तीनों कंडीशन है उसको आप क्या लिखेंगे, एरो के ऊपर या नीचे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट कौन सा है, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट है। ओके, इसकी प्रेजेंस, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट हैं और इसकी प्रेजेंस के अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को आप मतलब के बीच में केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो होता है वो मतलब ये गैसेज होती है वो बहुत जल्दी आपस में क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती हैं
और क्या बना लेती है, मिथाइल अल्कोहल का क्या करती है, फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो कुल मिला के जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्लियर। यदि हमें केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो भी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि बाय राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंसेस एंड कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, a chemical reaction can be made more informative। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जैसे आपको क्या करना है कि मतलब जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसको क्या बनाना है, मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो जो जो केमिकल सब्सटेंसेस उसके अंदर एज ए रिएक्टेंट एज ए प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट के सिंबल जो होते हैं वो आपको वहां पे क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कोई केमिकल सब्सटेंसेस गैसेस स्टेट के अंदर है, तो उसके पीछे आप क्या लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर जी लिख देंगे। ओके, यदि कोई केमिकल सब्सटेंसेस जैसे लिक्विड स्टेट के अंदर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पीछे ब्रैकेट के अंदर एल लिख दो आप। इसी तरीके से कोई केमिकल सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उसको मतलब उसके पीछे जो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना होगा, एस लिखना होगा। और यदि कोई ब्रैकेट मतलब यदि कोई केमिकल सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है और मतलब कोई भी मतलब एक्वा सॉल्यूशन बना है, सपोज हमने किसी भी चीज का एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन वो होता है जब किसी सब्सटेंसेस को मतलब आप क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम बोलते हैं तो मतलब उसके अंदर हमने क्या किया, पानी ऐड किया हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वा सॉल्यूशन को आपको लिखना है तो उस केमिकल सब्सटेंसेस के पीछे आप क्या लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर AQ से लिख देंगे। ओके, तो इससे ये आपको मतलब अगर आप ये मतलब उसकी फिजिकल स्टेट यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पीछे मेंशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि मतलब वो जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो क्या बन जाती है, मोर इंफॉर्मेटिव आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे एथिलीन है, एथिलीन और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मिलके क्या बनाती है, एथेन बनाती है। तो हमने इस इक्वेशन को आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो रिएक्टेंट्स जो है उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन किया। जैसे एथिलीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है तो इसके पीछे जी लगाया है। ओके, और जो इथेन है वो भी एक गैस का फॉर्म मतलब गैस की फॉर्म में होता है, तो इसको हमने जी से प्रेजेंट कर दिया। तो इससे ये बताया, और जो भी जितने भी कैटलिस्ट है, जितने भी कंडीशन है उसको हमने क्या करा है, एरो के ऊपर मेंशन करी है। तो यहाँ पे हम ये से बोल सकते हैं कि एथिलीन और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, इथेन बनाती है, इथेन। ओके, तो इस रिएक्शन को आप बहुत इजी वे में क्या कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। क्लियर। तो मतलब जैसे किसी भी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना दिया मैंने, इस रिएक्शन जो फर्स्ट नंबर का जो इक्वेशन है इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि जो रिएक्टेंट्स जो हैं और जो प्रोडक्ट जो है उनकी फिजिकल स्टेट को भी मैंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है। और जितने भी कैटलिस्ट हैं, जितने भी टाइम मतलब प्रेशर मतलब जितनी भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुए है उसको मैंने एरो के ऊपर लिखा है। ओके, इसी तरीके से जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। तो यहाँ पे भी मैंने फिजिकल स्टेट को मेंशन किया है। ओके, और जो कंडीशन है उसको एरो के ऊपर लगाया है। इसी तरीके से जो मेरी थर्ड इक्वेशन है इसमें ये मैंने बताया है कि ये हमें ये बताती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर से मिलकर मतलब जब भी प्लांट जो होते हैं, प्लांट की लीफ जो होती है वो क्या करती है कि एयर से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और वाटर्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है, अपना फूड बनाती है। और वो फूड का जो फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज फॉर्म में होता है। और इस प्रोसेस के अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ओके, तो ये जो रिएक्शन जो है, ये जो थर्ड नंबर का रिएक्शन जो है वो मतलब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लांट के अंदर होता है और इस प्रोसेस के अंदर जो फूड की जो लीफ होती है वो क्या करती है, फूड का फॉर्मेशन करती है। और जो फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज फॉर्म के अंदर होता है। क्लियर। तो इस स्टेज मतलब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो CO2 है वो गैस है तो G लिखा है, वाटर लिक्विड होता है तो L लिखा है। इसी तरीके से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है गैस की फॉर्म में। ओके,
तो इस प्रोसेस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वाटर से सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इसके अंदर कैटलिस्ट क्या हो गया है, यहाँ पे मतलब कंडीशन क्या हो गई है, सनलाइट और क्लोरोफिल। और कंडीशन जो है सनलाइट और क्लोरोफिल, अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। क्लोरोफिल क्या होती है, जो प्लांट की जो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो जो प्लांट की जो ग्रीन मतलब ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है वही से फोटोसिंथेसिस का क्या करती है, प्रोसेस करती है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जो है वो कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब जो फोर्थ रिएक्शन जो है वो आप देखेंगे कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जब आप इसको 170 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस के अंदर, और वाटर्स जो होता है वो मतलब लिक्विड फॉर्म में हमें क्या होता है, इसके अंदर हमें मिलता है। तो आप देखेंगे कि इस 4 एग्जांपल से आप ये सीख लेंगे कि मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके पीछे आपको फिजिकल स्टेटमेंट मेंशन करनी है। यदि कोई कैटलिस्ट है रिएक्शन के अंदर तो उसको आप एरो के ऊपर लिखिए, या टेम्परेचर है, प्रेशर है, मतलब कोई भी चीज है A to Z। अगर कोई कंडीशन किसी भी वे में है हमारे पास में तो उसको आपको सबको एरो के ऊपर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और ये केमिकल इक्वेशंस लिखने के क्या है, कुछ मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। केमिकल इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो 2 तरह की होती है। ओके, उसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ओके, मतलब ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होता है कि जो मतलब जिस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या होंगे, मतलब एलिमेंट के मतलब हर एलिमेंट का जो एटम का जो नंबर होगा यदि वो इक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? जो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सिंबल को यूज करके हम क्या बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। ये केमिकल इक्वेशन है। ओके, इसके साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इसके अंदर आप देखेंगे कि इन दिस इक्वेशंस द नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन एंड सल्फेट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, सो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, ये जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब उसका एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और केमिकल रिएक्शन का जो होता है वो जो एक होता है राइट हैंड साइड। ओके, ये वाला जहां मैं एरो लगा रही हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड है और फिर ये वाला जो एरो है उसको मतलब ये होता है राइट हैंड साइड। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो लिखते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड के अंदर हम बोलते हैं जो मतलब सब्सटेंसेस लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? और इसके अंदर हमने क्या बोला है कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से 2 रिएक्टेंट्स है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो हमारे प्रोडक्ट है। हम ये बोल रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट के अंदर जो जिंक जो एलिमेंट जो है उसके अंदर कितना एटम है, 1 एटम है। ओके, आप राइट हैंड साइड के अंदर देखेंगे जो इधर जिंक एलिमेंट का कितना एटम है, मतलब यहाँ पे भी 1 है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हाइड्रोजन है H2 है वो कितना है, 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके कितने हैं, यहाँ पे 2 एटम है। क्लियर? इसी तरीके से जो SO4 जो होता है उसको हम बोलते हैं सल्फेट आयंस। ओके, यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है और यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जिंक 1 है तो राइट हैंड साइड के अंदर भी जिंक 1 है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यदि हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन 2 है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सल्फेट आयन SO4 यदि 1 है तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड के अंदर जो SO4 है वो भी कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर क्या है कि दोनों तरफ एलिमेंट के जो एटम्स का नंबर जो होता है यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल होगा तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आप उसको बोलेंगे। ओके,
अब हमारी दूसरी है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट देन द केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, मतलब वही है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, अनबैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या होती है? एकदम अपोजिट होता है। इसमें जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होगा, इसमें मतलब जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, ओके, रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट का जो एटम का जो नंबर होता है वो दोनों तरफ, ओके, रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट के जो एटम का नंबर होगा और जो प्रोडक्ट के अंदर उसी एलिमेंट के जो एटम का जो नंबर होगा वो क्या होता है, ये वो अलग अलग होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको इस इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन से आप समझेंगे कि जब आयरन और वाटर जो है वो क्या मिलके बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है इस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिलीज होती हुई आपको दिख रही है। ओके, तो इसके अंदर आयरन का सिंबल क्या है? Fe, वाटर को आप लिखेंगे H2O, और क्या बना है? आयरन ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, और जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसको हम लिखते हैं H2। ओके, तो रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ओके, आप इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? आयरन है, ओके, Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन जो है, Fe जो है, उसके अंदर क्या है कि इधर मतलब जो रिएक्टेंट के अंदर जो आयरन एलिमेंट जो है उसका नंबर कितना है? 1। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आयरन का जो रिएक्टेंट के अंदर जो आयरन जो है उसका नंबर कितना है? 3। ओके, इसी तरीके से आप देखेंगे कि रिएक्टेंट के अंदर जो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसका नंबर है 2, और यहाँ पे है 2, मतलब हाइड्रोजन तो इक्वल है, क्लियर। लेकिन जो आयरन जो है उसका नंबर जो है अलग अलग है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एलिमेंट कितना है, कितना एटम है? 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट का कितना एटम है? 4 है। मतलब कुल मिला के ये जो केमिकल इक्वेशंस जो आपको यहाँ पे बताई गई है इसके अंदर मतलब आयरन का नंबर अलग अलग है, मतलब यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट के अंदर आयरन का Fe का नंबर 1 है, एटम का नंबर 1 है, और यहाँ पे 3 है, और जो ऑक्सीजन जो है ये वो यहाँ पे कितनी है? 1 है, यहाँ पे है 4। ओके, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर सेम है, लेकिन मतलब आयरन और जो ऑक्सीजन है उसके एटम का नंबर क्या है? अलग अलग है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसी जो रिएक्शंस जो होती है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो रिएक्शंस जो है ना आयरन और वाटर की, अगर आयरन और वाटर को आप मिलाएं तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। ये जो रिएक्शंस जो थी वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। Okay, in this example, number of atom of elements are not equal on two sides of the reaction. For example, on the left hand side, only one iron atom is present, while 3 iron atom are present in the right hand side. Therefore, it is an unbalanced chemical equation. मैंने आपको समझाया ना कि मतलब यदि कोई भी chemical equations जो होती है उसके अगर left hand side के अंदर और right hand side के अंदर जो element का जो atom का number, कि किसी भी एक एलिमेंट का यदि एटम का नंबर भी यदि अलग होगा तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाएगी। यहाँ पे 1 है आयरन का, यहाँ पे मतलब ये जो केमिकल इक्वेशंस में आयरन का कितना है? एटम नंबर 1 है, यहाँ पे 3 है। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आयरन का मतलब जो एटम नंबर है वो 1 है। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड के अंदर जो आयरन जो है उसके एलिमेंट के अंदर एटम का नंबर कितना है? 3 है। ओके, तो आयरन के एटम का नंबर ये अलग अलग हो गया। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन जो है आप यहाँ पे लेंगे तो ऑक्सीजन का भी क्या है? यहाँ पे एटम का नंबर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है? मतलब 1 है, और राइट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम का नंबर कितना है? 4 है। तो ये जो केमिकल इक्वेशंस दिख रही है इसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन के जो एटम्स का नंबर्स जो है वो क्या है? डिफरेंट है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसके क्या होता है कि दोनों तरफ, ओके, मतलब एलिमेंट के एटम का नंबर और मतलब एटम का नंबर यदि अलग अलग हो तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा है? केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ओके, पहली चीज। दूसरा हमने पढ़ा है कि जो केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो 2 तरह की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं उसको क्या करेंगे, वो सीखेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बेस्ड मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। क्लियर?